हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लग गए होंगे, है ना। क्योंकि अब टाइम बहुत कम बच गया है और करना हमें बहुत कुछ है। तो अपनी प्रिपरेशन सब लोग बहुत अच्छे से स्टार्ट कर चुके होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं विभूति मिश्रा आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ अपने इस प्यारे से चैनल विभूति मिश्रा क्लासेस पे। और बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की जो कंप्लीट रिवीजन है, थ्योरेटिकल रिवीजन, वो हमने पूरा कर लिया था। उसमें हमने डेरिवेशन, जो ग्राफ और जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो सकते थे, वो सब कवर कर लिया था। इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से खास करके जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसको मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बुकलेट है वो अवेलेबल है। आप कोई भी उसमें से खरीद सकते हैं, सब एक जैसा ही होता है। और जो थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है जिसमें डेफिनेशन है, जो ग्राफ पूछा गया, जो डेफिनेशन है, उसकी प्रैक्टिस के लिए तो जो नोट्स है वो सफिशिएंट होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो नोट्स है वो आपको इस वीडियो में भी, और जो पहले वाला वीडियो था जिसमें मैंने वन शॉट में उस थ्योरी को कंप्लीट करवाया था, दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स की लिंक मिल जाएगी। तो आप जाकर के वहाँ से क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। और जो पिछले 10 साल में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के, और प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए और पेन और पेपर निकाल लीजिए। और जो भी कुछ करेंगे हम वो लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। तो अब हम ये नहीं सोच सकते कि बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी देख लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा आप सब लोगों को कि यार, अगर वीडियो देख रहे हो ना तो साथ के साथ प्रैक्टिस करो। ऐसा ना हो कि हम बाद के लिए छोड़े और बाद में तो फिर कभी आता नहीं है और टाइम मिलता नहीं है। तो प्लीज़ जो भी करें साथ के साथ कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अब देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है बच्चों की। इसमें हमसे बोला गया कि टू कंसेंट्रिक मेटालिक स्फीयर जो है स्पेरिकल सेल्स हैं, और सेल का मतलब क्या होता है, जो अंदर से खाली हो। और इसका रेडियस क्या है, आर, और दूसरे का क्या है, 2r है। यानी ये कुछ कुछ इस तरीके का होगा कि एक तो इस तरीके का है और दूसरा इस तरीके का है। दोनों का सेंटर सेम है, बस एक का रेडियस आर है और दूसरे का रेडियस कितना है, 2r है, ठीक है। अब हमसे देखिए कि इसमें बोला क्या गया है कि आगे जो बात करी गई है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल्स आर इक्वल। यानी दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि जो सरफेस पे जो चार्ज आएगा, इस सरफेस पे और इस सरफेस पे जो चार्ज आएगा उसकी डेंसिटी सेम दे रखी है ना। तो हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2। और दोनों को चार्ज Q1 दिया गया था, मान लीजिए इसको चार्ज Q1 दिया गया, इसको चार्ज Q2 दिया गया, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों ही स्पेयर का वो क्या है, सिग्मा ले लिया हमने, है ना। तो जो सिग्मा होता है वो क्या होता है बच्चों, Q बाई ए होता है। यानी कि अगर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है तो सिग्मा को क्या करना पड़ेगा, सिंपली उस सरफेस के एरिया से मल्टीप्लाई कर देना जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब देखिए, अगर मैं Q1 कैलकुलेट करता हूं, Q1 किसको दिया गया था, जिसका रेडियस स्मॉल आर है, यानी कि इस वाले स्पेयर को, है ना। तो इसका जो सिग्मा तो सेम ही रहने वाला, एरिया क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम Q2 कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, सिग्मा टाइम्स एरिया ऑफ दिस स्पेयर, है ना, क्योंकि उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये कितना हो जाएगा, 4π2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा टाइम्स क्या हो जाएगा, 4π को मैं एज इट इज रहने देता हूं और 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, टाइम्स 4r² हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इस Q1 और Q2 को डिवाइड कर देना, आपको इसका रेशियो मिल जाएगा। तो Q1 डिवाइडेड बाई Q2 जो होने वाला है वो क्या आ जाएगा, सिग्मा टाइम्स 4πr² और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स 4r² हो जाएगा। देखो सब कुछ कटने वाला है, r² कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/4। यानी जो रेशियो आ गया 1:4 का रेशियो आ गया, है ना। तो आई होप समझ आ गई बात। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, जो चार्ज से रिलेटेड था। अब जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमसे क्या बोला गया है कि टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फेरिकल सेल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस +4q एंड -4q। दो आइडेंटिकल मेटालिक स्पेयर्स हैं, मतलब ये दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। मान लीजिए ये एक ए है और दूसरा क्या है, ये बी है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि उनका रेडियस क्या है, आर है ना। मानेंगे क्या, मतलब ये होगा ही, क्योंकि आइडेंटिकल दे ही रखा है। अब ए पे चार्ज क्या है, +4q, और बी पे चार्ज क्या है, -10q है ना। इस तरीके से दे रखा है। अब उसने क्या बोला कि दे आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। तो हाँ, तो कुछ देखिए, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस यहां से इस तरीके से मान लीजिए कि ये r डिस्टेंस पे रखा गया है। अब क्या बोला गया, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्पेयर सी इज फर्स्ट placed in contact with the sphere A and then with the sphere B
देन ए एंड बी आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड। मतलब अब देखिए बहुत सारी चीजें इसमें बोली गई है। सबसे पहले क्या है, एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। इसने बोला थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर, तो भाई मान लेते हैं कि एक तीसरा अनचार्ज स्फीयर क्या है, ये सी है ना, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ए और बी पे क्या था, ए पे +4 चार्ज है और बी पे क्या है -10 चार्ज है, लेकिन सी पे कोई चार्ज नहीं है। अब सी को क्या किया गया, सबसे पहले तो ये ए के साथ कॉन्टैक्ट में लाया गया भैया, ए के साथ कांटेक्ट में लाया गया और फिर उसको बी के साथ कांटेक्ट में लाया गया है। और उसके बाद हमसे क्या बोला गया, देन ए एंड बी आर ब्रॉट इन कांटेक्ट। मतलब जब हमने सी को ए के साथ कांटेक्ट में रख लिया, जब सी को बी के साथ कांटेक्ट में रख लिया, उसके बाद जो फाइनल चार्ज आया होगा ए और बी पे, उस वाले ए और बी वाले स्फीयर को आपस में कांटेक्ट में रखा गया और फिर उसको सेपरेट कर दिया गया और बोला बताओ कि ए और बी पे चार्ज क्या है। तो एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले देखो कि जब हम क्या करेंगे, ए मान लीजिए ये ए है और इस सी को हमने इसके साथ रखा, ए पे चार्ज क्या है 4Q चार्ज है, सी पे क्या है कोई भी चार्ज नहीं है, 0 कूलम है, मतलब 0 है, कुछ भी चार्ज नहीं है इसके अंदर। तो ये देखिए सिंपल ना चार्ज बाई कंडक्शन का क्वेश्चन है और सी का भी जो रेडियस है वो क्या है आर है, क्योंकि उसने बोला था आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर। तो इस तरीके से जब भी हम आइडेंटिकल बॉडीज को कांटेक्ट में रखते हैं तो चार्जेस ट्रांसफर होता है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है वहां से लोअर पोटेंशियल पे, है ना। अब जाहिर सी बात है कि इस पे चार्ज Q है और इस पे क्या है 0 है। तो जब भी हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब भी दो बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाएंगे और सिमिलर बॉडीज को, आइडेंटिकल बॉडीज की बात कर रहा हूं मैं, तो जो चार्ज होता है जो बाद में आएगा दोनों पे आफ्टर सेपरेशन जो चार्ज आएगा, उन दोनों ही चार्जेस को ऐड करने के बाद नंबर ऑफ बॉडी से, जो कि यहाँ पे 2 है, उससे डिवाइड करके जो आएगा उसको हम वहां पे लिख देंगे। तो ए पे देखिए चार्ज क्या आ जाएगा, ए और सी पे ध्यान दीजिएगा कि ये ए डैश है, अब मतलब नया चार्ज हो गया ना ए डैश पे। तो 4Q प्लस यहां पे अगर हम सॉल्व करें तो 4Q + 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी कि 2Q आ जाएगा। तो ए डैश पे भी क्या आएगा 2Q चार्ज और सी पे भी क्या आ जाएगा, सी डैश पे 2Q चार्ज आ जाएगा। सी पे पहले क्या था, कोई भी चार्ज नहीं था, अब 2Q आ गया। अब देखिए अब हमने क्या किया, बी के साथ इसको कांटेक्ट मिलाया, तो अब हम सी नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे सी डैश, क्योंकि अब सी के पास चार्ज आ चुका है। तो ये बी पे देखिए कितना चार्ज था, -10Q था और सी पे अब कितना आ गया 2Q आ गया। तो जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो बी डैश पे जो चार्ज आ जाएगा, देखिए अब दोनों को फिर से ऐड करेंगे तो -10Q और +2Q और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 10 और 2 कितना आ जाएगा, देखो 8 आ जाएगा, -8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो इस पे भी -4Q का चार्ज आएगा। और जो सी डबल डैश ले लो, मतलब अब तो सी पे फिर से चार्ज चेंज हो गया, तो अब इस पे फिर से क्या आ जाएगा -4Q चार्ज आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहीं तक खत्म नहीं होता है। क्वेश्चन में हमसे फिर से क्या बोला गया कि नाउ ए एंड बी आर सेपरेट केप्ट इन कांटेक्ट, मतलब अब मुझे क्या करना है बच्चों, इन दोनों ही बॉडी को आपस में कांटेक्ट में रखना है। तो भाई रख देते हैं आपस में कांटेक्ट में। तो ये ए डैश रखा और उसके साथ हमने क्या रख दिया, बी डैश को कांटेक्ट में रखा। अब ए डैश पे जो चार्ज है वो कितना है, ए डैश पे चार्ज था 2Q का चार्ज है और बी डैश पे कितना चार्ज है बच्चों, ये है -4Q का। अब जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो जो ए और बी पे आ जाएगा, मान लीजिए ए डैश और बी डैश लिख देते हैं, या ए डबल डैश और बी डबल डैश बोल दो, ये है वही ए और बी, बस मैं डैश और डबल डैश इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि ये पता लगे कि ये बाद में चार्ज अलग आ रहा है ना। बाकी बॉडीज में कोई चेंज नहीं आया, इसका चार्ज में सिर्फ चेंज आ रहा है, इसलिए मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अब इस पे चार्ज क्या है 2Q और इस पे क्या है -4Q। फिर से क्या करेंगे, +2Q और प्लस माइनस का 4Q करेंगे डिवाइड, और डिवाइड कर देंगे किससे 2 से, क्योंकि नंबर ऑफ बॉडीज कितनी है 2 है हमारे पास, है ना। तो आप देखिए इसको सॉल्व करोगे तो 2 और -4 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो Q आ जाएगा। तो यानी A पे भी क्या आने वाला है -Q और B पे भी क्या आने वाला है -Q चार्ज आने वाला है, यानी A और B दोनों पे ही क्या है -Q का चार्ज आ जाएगा। तो आई होप ये समझ आया होगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है चार्ज बाय कंडक्शन का, जिसमें हम जब भी दो बॉडी को आपस में कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो क्या होगा, चार्जेस सेपरेट होगा फ्रॉम अ बॉडी विच इज एट हायर पोटेंशियल टू अ बॉडी विच इज एट लोअर पोटेंशियल, और तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ध्यान रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन में पोटेंशियल सेम होने का कंसेप्ट होता है, चार्ज के सेम होने का कंसेप्ट नहीं होता है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है हमसे, इसमें हमें 11th के भी थोड़े कंसेप्ट्स यूज करने पड़ेंगे, जिसमें कि जो स्ट्रेट लाइन वाला जो सिंपल हम S = UT + ½ स्क्वायर या जो इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हैं उसको यूज करना होगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, आइए पढ़ते हैं पहले। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि ये जो डिस्टेंस है जहां से ये फॉल कर रहा है ये क्या है 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है जी। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब कैलकुलेट क्या करना है हमें, द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू अ डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना। तो हमें टाइम निकालने के लिए बोला गया है।
अब देखिए कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे आ रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ऊपर की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऊपर है ना। तो अब हमें पता है बहुत अच्छे से कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर अगर मैं कोई भी माइनस क्यू चार्ज रखूं तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पे हम ऐसा मानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। ऐसा बस एज्यूम करने के लिए बोला है मैंने आपको। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ऊपर क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो जो अब क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना, मतलब टाइम निकालने के लिए हमें सारी चीजों का मैग्नीट्यूड चाहिए, चार्ज के साइन को भी नहीं देखेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करने वाले हैं। तो जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे वो कितना लगेगा बच्चों, QE होता है ना, किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या है, QE है ना। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या बोला गया, F बराबर क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। तो दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे तो QE बराबर हो जाएगा ma, और यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि QE/m हो जाएगा। और क्योंकि अभी जो चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो स्मॉल e टाइम्स कैपिटल E अपॉन में क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ सिंबॉलिकली लिख रहा हूं, बाद में जब एंड में टाइम पुट करेंगे तो मतलब जो बिल्कुल एंड वाला रिजल्ट आएगा उसमें हम सारी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देंगे, है ना। अब निकालना क्या था, देखिए ये तो एक्सेलरेशन आ गया, कितना डिस्टेंस फॉल करना है, 1.5। तो मान लीजिए कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या ले लेता हूं, d ले लेता हूं, है ना। d क्या है मेरे पास, 1.5 है, इस तरीके से। अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि वो कैसे स्टार्ट कर रहा है बच्चों, डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u क्या है, 0 है, और जो s होगा वो क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, या s ले लो d ले लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर हो जाएगा। देखिए s की वैल्यू क्या है, d, u क्या है, 0 टाइम्स t जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, E कैपिटल E अपॉन ME, और ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहां से टाइम का एक्सप्रेशन निकालूं तो आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में ये जो सारी वैल्यूज है ना टी स्क्वायर को छोड़ करके वो सब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, और फिर जब स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स डी टाइम्स ME डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, E कैपिटल E होगा, और अंडर रूट कर देना। अब सारी वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं बच्चों, यहां से ध्यान से देखना, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको हम अब सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो 2 रहेगा, डिस्टेंस कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 टाइम्स 10⁻⁻² क्या हो जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा इसका, है ना। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये आपको गिवन नहीं है, लेकिन जो आपका पेपर आएगा बोर्ड का उसके पहले पेज पे सारी वैल्यूज लिखी होती हैं इस तरीके से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, जो भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज गिवन होंगी आपको। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहां लिख देता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 टाइम्स 10⁻⁻, कितना होगा, माइनस 1.6 नहीं, इसकी जो वैल्यू होगी वो 9.1 टाइम्स 10⁻⁻31 किलोग्राम हो जाएगा, है ना। ये वो जो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 होता है वो प्रोटॉन का मास होता है, तो 9.1 टाइम्स 10⁻⁻31, और इसको डिवाइड में क्या लिखेंगे, E क्या था, 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19। अब चार्ज तो इतना ही होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो बच्चों कितना दे रखा है, 2 इंटू 10⁻²⁴। अब देखो 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा इसका, है ना। इस डेसिमल से क्या करोगे, इस डेसिमल को हटा दोगे। इन सारी वैल्यूज को जब आप सॉल्व करोगे, देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप इस पूरी वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो अंडर रूट में आपके पास आ जाएगा कितना, 8.57 टाइम्स 10 का पावर कितना आएगा, -8 आएगा, और इसको जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 2.92 टाइम्स 10⁻³ सेकेंड। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आई होप सब लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट खुद से कर सकते हैं। तो आंसर जो, या तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो 2.92 इंटू 10⁻³ या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2.92 मिली सेकेंड में आंसर आ जाएगा, है ना। इस कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, इसमें कुछ गड़बड़ हो तो सॉल्व कर लेना। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमसे क्या बोला गया कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या था, प्लस नीचे था, अब इसमें क्या कर दिया, प्लस ऊपर कर दिया और माइनस नीचे कर दिया। अब जो फॉल करवा रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, और सब कुछ सेम है। द कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय a proton to falls through the same distance starting from rest। तो ये जो टाइम का मैंने रिलेशन निकाला था यहाँ पे, ये एग्जैक्टली सेम होगा, बस यहाँ पे करना क्या है आपको कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे आपको क्या कर लेना है, मास ऑफ प्रोटॉन यूज कर लेना है। तो देखिए अगर मैं टाइम ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करूं, मैं सब कुछ सेम रखना हूं, आपको ये सारी चीजें सेम करनी है फिर से, है ना। बस टाइम ऑफ प्रोटॉन जब हम निकालेंगे तो एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स डी टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ई कैपिटल ई, और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है बच्चों वो कितना होता है, देखो 2 तो 2 रहेगा, दिस इज अगेन 1.5 टाइम्स 10⁻⁻²। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1.6 टाइम्स 10⁻⁻27 किलोग्राम हो जाएगा इसका, है ना। और जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा इसका।
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है हमारे पास वो कितना है 2 इंटू 10 का पावर 4 आ जाएगा। अब देखिए कि ये 2 से 2 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1.6 से ये पूरा 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा आपके पास 1.5 टाइम्स 10⁻⁻14 आएगा, और सॉल्व करने पे 1.22 टाइम्स, मतलब जब हम इसका 1.5 का रूट निकालेंगे तो 1.22 आ जाएगा, और टाइम्स 10 कितना है -7 सेकेंड आने वाला है। अब इसमें तो मिली सेकेंड आ ही नहीं रहा, देखिए तो जो टाइम ऑफ फॉल होगा इलेक्ट्रॉन का, ये किसका था, इलेक्ट्रॉन का था, और ये जो टाइम निकला है वो किसका है, प्रोटॉन का। तो देखो प्रोटॉन का जो टाइम है ये कितना था 2.92 इंटू 10⁻³ था, और ये कितना है 1.22 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड है। तो इस तरीके से हमने दोनों का टाइम कैलकुलेट कर लिया है ना। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। इसमें हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा गया है, लेकिन सेम चीज फोर्स के लिए भी पूछा जा सकता है। बस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो KQ/R² होता है, और जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो KQ1Q2/R² होता है ना। अब देखिए तो क्या बोला क्या गया क्वेश्चन में, 2 पॉइंट चार्जेस +Q and -2Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस B and C, यानी देखो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे रखा गया है ना। अब ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि सारे साइड्स क्या है सेम है, हमें निकालना क्या है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टेक्स A। इस वाले पॉइंट पे हमसे बोला गया है। तो एक काम करते हैं, जरा जल्दी से हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं खुद से भी, क्योंकि ये तो छोटा सा है डायग्राम है, ये थोड़े से बड़े की जरूरत होगी। तो चलिए, ये A हो गया, ये भी A हो गया, ये भी A हो गया, इस वाले पॉइंट B पे और इस वाले पॉइंट C पे जो चार्ज है वो Q है, और ये क्या है -2Q है, और ये वाला पॉइंट जो था हमारे पास A था, यहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। तो इस B वाले पॉइंट की वजह से जो A पे डायरेक्शन होगा वो इधर चला जाएगा, तो मान लीजिए कि इसको मैंने E1 ले लिया है ना, और जो C वाले पॉइंट पे जो चार्ज है दैट इज -2Q, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आने वाला है वो क्या आएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का -2Q की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से वो उसकी तरफ होता है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, उससे अवे होता है। तो ये रही बात। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये वाला और ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो ये जो पूरा एंगल होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा, है ना, ये याद रहे। और अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने E2 बोल देना है। चलिए जी, अब E1 को अगर हम सॉल्व करेंगे जो कि B की वजह से है, तो ये आ जाएगा कितना, मैं K के टर्म्स में लिख रहा हूं, बाद में K की वैल्यू पुट कर देंगे। तो K Q और B से लेकर के A तक का डिस्टेंस, मतलब ये पूरा डिस्टेंस है ना, तो ये कितना था A है, तो ये A² हो जाएगा इसका। और E2 कैलकुलेट करोगे बच्चों तो E2 क्या आ जाएगा हमारे पास, K टाइम्स 2Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अगेन A²। मैं इसके साइन को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि साइन का काम था, जो माइनस नेगेटिव साइन है उसका काम था डायरेक्शन देना, और डायरेक्शन दे करके उसका काम खत्म हो गया। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते टाइम हम उसकी वैल्यू को नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, KQ/A² है, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2KQ/A² हो जाएगा, है ना। यानी कुछ तो कॉमन है। तो अगर मान लो कि मैं इसको x लेट कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ताकि मुझे बार बार इतनी बड़ी वैल्यू ना लिखना पड़े, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं, है ना। अब हम अगर E नेट कैलकुलेट करें तो E नेट की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि E1 E2 क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये आ जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा E2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 टाइम्स E2, और कितना हो जाएगा cos 120 डिग्री, है ना, क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री का एंगल है। अब देखिए, तो ये तो हो गया हमारे पास x² प्लस कितना हो गया 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ x टाइम्स 2x टाइम्स, और cos 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों क्या मिलेगा, हमारे पास x² प्लस 4x² मिल जाएगा, और इस पूरी चीज को जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का हमारे पास 2x² आ जाएगा। अब देखो ये तो 5x² हो गया और ये 2x² हो गया, यानी कि यहाँ पे 3x² बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट वैल्यू आ गई E नेट, वो आ जाएगा हमारे पास कितना √3 टाइम्स x, और x मैंने किसको लेट किया था इसकी जगह पे, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3Q बाई क्या हो जाएगा A² न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इसका क्या है आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट तो निकाल लिया, हमें सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था कि भाई डायरेक्शन भी निकालना है, तो कोई बात नहीं, E नेट इधर से जाएगा,
ये ना ये निकालेंगे ई नेट। अब ये बिल्कुल बीचों बीच नहीं जाएगा क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड छोटा है और E2 क्या है उसका जस्ट डबल है ना। तो E2 कैलकुलेट करने के लिए अगर मान लीजिए कि मैं इसको इसके साथ एंगल बना देता हूं, ये बीटा ले लेता हूं मैं इसका, है ना। तो डायरेक्शन के लिए क्या होता था, फॉर डायरेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि एक फॉर्मूला होता था वेक्टर वाले चैप्टर में जो कि क्लास 11th में होता है कि tan बीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता था, है ना। तो b का मतलब क्या था कि जो सेकंड वेक्टर लेते हैं यानी कि जिसके साथ एंगल बनाते हैं वो फर्स्ट वेक्टर हो जाता है और जो दूसरा वेक्टर क्वांटिटी होता है वो सेकंड वेक्टर होता है, उसी को हम b बोलते थे। तो यहां पे जब हम tan बीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए कितना, E1 साइन थीटा अपॉन बी साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी, हाँ तो ये हो जाएगा E2 प्लस E1 कॉस थीटा आ जाएगा। इस तरीके से लिख लेंगे। अब E1 E2 दोनों की वैल्यू को हम x के टर्म्स में ही लिखने वाले हैं क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत लंबा सा एक्सप्रेशन दे रहा है हमें। तो E1 की वैल्यू कितनी है x, और साइन कितना आ जाएगा बच्चों 120 डिग्री, है ना। थीटा कितना है, ये पूरा, ये इस पूरे एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं ना, ये पूरा थीटा एंगल है। और अपॉन में E2 कितना है 2x प्लस का x कॉस 120 डिग्री है। इस पूरे को ही सॉल्व करना है। तो अगर मैं साइन 120 डिग्री की बात करूं तो साइन 120 कितना दे देगा आपको, √3/2 दे देगा। तो ये √3/2 हो गया। यहाँ पे 2x प्लस x टाइम्स क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो √3x/2, और इस डिनोमिनेटर में सॉल्व करोगे तो देखो ये वाला टर्म जो है -x/2 है। तो अगर मैं 2x में से x/2 को माइनस करूं तो एलसीएम लेने के बाद जो आपके पास बन जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 3x/2 बन जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और tan बीटा की जो वैल्यू होगी वो √3x बाई क्या हो जाएगा 3x x से x कट जाएगा, √3 से इसको हम √3 टाइम्स में काट सकते हैं, यानी कि tan बीटा जो आ गया आपके पास वो 1/√3 आ गया। और हमें पता है कि tan के लिए √3 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब 1/√3 कब आता है 30 डिग्री पे आता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि बीटा क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत बार होगा कि जब आपके पास यहाँ पे जो tan बीटा कैलकुलेट करोगे कोई ऐसी वैल्यू मिल सकती है जिसके लिए आपको कोई एंगल नहीं पता होगा, तो आप सिंपली उसको इनवर्स के टर्म्स में छोड़ सकते हो। तो मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो तो हमारे पास इतना आ गया, दैट इज 1/4πε0√3q/a², और जो डायरेक्शन होगा वो 30 डिग्री पे जाएगा, यानी कि ये 30 डिग्री है। और ये किसके साथ, विद, ये बताना पड़ेगा कि किसके साथ बन रहा है, तो विद द लाइन ऑफ AC, क्योंकि ये AC के साथ बन रहा है ना, देखिए ध्यान से, ये AC के साथ बन रहा है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि विद द लाइन ऑफ AC, या आप ये भी बोल सकते हो विद E2, क्योंकि E2 का भी डायरेक्शन हमें पता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सुपरपोजिशन का, जिसकी प्रैक्टिस आप लोगों को होनी चाहिए। और जितने भी और क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से वो भी इसी टाइप से पूछा जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स बोला गया है, सबसे पहले वहां पे आप डायरेक्शन रिप्रेजेंट कीजिए, फिर उन जितने भी फोर्सेज वहां पे लग रहे हैं उन सबका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, और फिर सॉल्व करने के लिए आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें वो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है। अब ये क्या बोला कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर मैं इसका डायग्राम रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से ले रहा हूं कि ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब डाइपोल क्या कर रहा है, उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है और वो बना रहा है एंगल कितना 60 डिग्री। अब डाइपोल का आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे -q और ये दूसरा क्या होता है +q होता है, और डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो अगर मैं डायरेक्शन रिप्रेजेंट करूं तो देखिए ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन p का जो डायरेक्शन होगा वो इधर से जाएगा। अब क्योंकि एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, सिंपल। लेंथ 2 सेंटीमीटर है डाइपोल का, मतलब -q से +q के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी जिसको हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ये पूरा एक साथ आता है ना। अब निकालना क्या है हमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू दे रखी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10⁵ न्यूटन पर कूलम दे रखा है हमसे, और इसने बोला कि इफ इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 8√3 न्यूटन मीटर, यानी टॉर्क की भी वैल्यू दे रखी है 8√3 न्यूटन मीटर दे रखा है। हमसे बोला गया कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो सिंपल, आप अगर ध्यान से देखो तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा आ जाता है ना। यहाँ पे टॉर्क दे रखा है 8√3, P की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम मतलब P मतलब डाइपोल मोमेंट हमें नहीं पता, उसी से हम चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो या तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि P की जगह पे, क्योंकि हमें पता है कि P क्या होता है Q × 2a होता है ना, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। तो Q × 2a, और 2a की टोटल वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2a क्या होता है टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल, है ना। तो 2 ×
10⁻² हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर था उसको मीटर में चेंज कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमें गिवन है वो 10⁻5 न्यूटन पर कूलम गिवन है, और साइन में क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री आ जाएगा। हमें पता है बहुत अच्छे से 8√3 आ गया यहाँ पे। अब देखिए साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी, साइन 30 कितना होता है 1/2, और साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा √3/2, तो 2q टाइम्स कितना हो जाएगा 10⁻3, और ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। देखो √3 से √3 कट गया, और q से 2 से ये क्या हो गया, q 2 कट गया, तो जो q की वैल्यू होगी वो 8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा, यानी 8 इंटू 10 का पावर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा कूलम में। तो आपको पता होना चाहिए इतना कूलम चार्ज आ जाएगा इसका। तो ये जो चार्ज है उस डाइपोल मोमेंट पे, दोनों पे, मतलब नेगेटिव चार्ज भी इतना ही है 8 इंटू 10⁻3, बट नेगेटिव में है, और पॉजिटिव तो उतना होगा ही होगा। जो दूसरा वाला पार्ट पूछा गया बच्चों इसके अंदर से, वो हमसे बोला गया कि एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ऑल्दो ये इस वाले चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो इसमें पूछ लिया जाता है कई बार, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है वो हम सेकंड चैप्टर में करेंगे तब सीख लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को अभी करना हो तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि यू का जो जनरल फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो -PE cos थीटा होता है ना। अगर आप डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को पुट करोगे, डाइपोल मोमेंट के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, Q की वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। तो Q कितना था, P जो होता है Q इंटू 2A होता है, तो 8 इंटू 10 का पावर -3 आ गया, और चार्ज कितना हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 का पावर -2 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 10 का पावर 5 है, और कॉस यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री फिर से आ जाएगा। इस पूरे को जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर जो आने वाला है वो आंसर आ जाएगा -8 जूल आ जाएगा इसका, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट कर देगा। देखो ये कितना आ गया -5 आ गया, और यहाँ पे +5 अवेलेबल है, तो ये आपस में कैंसिल आउट कर देगा इसका। और cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है, तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या बचेगा 8 बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। सो -8 जूल क्या है इसका आंसर है ना। तो आई होप ये सारी ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, और वो फ्लक्स से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या बोला गया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इंक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब हमारे पास एक क्यूब है इस तरीके का, मान लीजिए जिसकी सारी साइड्स क्या है सेम है, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया एक डाइपोल को रखा है। अब डाइपोल अभी हमने पढ़ा है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे -Q है और यहाँ पे क्या है +Q है, तो जो Q नेट होगा ना, Q नेट कितना हो जाएगा -Q + Q हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि इस जो क्यूब है उसके अंदर तो कोई नेट चार्ज इंक्लोज ही नहीं है। और अगर नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना था तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहता है हमसे, गॉसेस लॉ कह लो या थ्योरम कह लो, कि फाइनेट बराबर क्या होता है Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जब कोई चार्ज इनक्लोज ही नहीं है तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्या हो जाएगा नेट फ्लक्स 0 आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। और ये भी कह सकते हो कि फ्लक्स की जो दूसरी डेफिनेशन थी वो क्या होती थी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, है ना, तो नेगेटिव की वजह से जितना बाहर जा रहा है, पॉजिटिव की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा होगा, नेगेटिव की वजह से उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर चला जाएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर बचा ही नहीं, यानी कि नेट फ्लक्स क्या हो गया 0 हो गया। इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि फ्लक्स फिर से इसमें कैलकुलेट करना है, लेकिन बोला क्या गया है, देखो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये दे रखा है 3 × 10⁻³ आई कैप, यानी कि डायरेक्शन की तरह है, एक्स एक्सिस की तरफ है, थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर विच इज व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू ई। यानी अगर मान लीजिए कि मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ले रहा हूं, है ना, मान लीजिए ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये ले लिया मैंने वाई एक्सिस, और ये क्या कर लो जेड एक्सिस ले लो, ये एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है इधर है। अब हमसे बोला गया कि एक जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे नॉर्मल रखा गया, यानी ये ऐसे रखा गया बच्चों, है ना, ये ध्यान रखना, ये प्लेन है जो कि इस पे परपेंडिकुलर है। यानी एरिया वेक्टर जो होता था वो आपको अगर याद हो तो बताया था मैंने कि कोई भी एक डायरेक्शन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो सकता है, बस ध्यान ये रखना होता है कि वो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर आ जाएगा इसका। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो जो फ्लक्स कैलकुलेट होगा, तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है EA cos थीटा होता है, cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻3, और एरिया क्या है 10 सेंटीमीटर इसका साइड था, तो और क्योंकि स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 10 मतलब साइड का स्क्वायर हो जाता है, तो 10 × 10⁻2 जो कि मीटर में चेंज करने के बाद आएगा, इसका स्क्वायर कर दो, और कॉस क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। सो 3 × 10⁻3 टाइम्स 10 का पावर कितना हो जाएगा, देखो ये 2 हो जाएगा और 10 का पावर -4 हो जाएगा, ये 5 बना रहा है और यहाँ पे क्या है -4 है, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 30 न्यूटन
इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा, ये न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये फ्लक्स का की वैल्यू आ जाएगी इसके साथ, है ना। तो ये आंसर रहा इसका, ये सारी वैल्यूज होती है हमारे पास। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसमें जो हमसे पूछा गया था कि देखिए 2 चार्जेस हैं, क्या दे रखा है हमसे, मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है -2q, और क्या दे रखा है, q दे रखा है, आर लोकेटेड एट पॉइंट a,0 and 4a,0 respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3a? तो अब अलग अलग पॉइंट पे हमसे क्या बोला गया, चार्ज रखा गया है और एक ऐसा स्पीयर है जिसका रेडियस क्या है 3 है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे ना, तो देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाली ही डिस्टेंस लेना है, वाई पे तो वैसे भी 0 है, तो ये मान लीजिए x हो गया, ये मैं ले लेता हूँ कि a है, ये 2a है, ये 3a है और ये 4a है ना, a 2a 3a और ये क्या हो गया 4a आ गया। चार्जेस कहाँ कहाँ रखे गए हैं, a,0 पे और 4a,0 पे। तो यहाँ पे a,0 पे क्या है -2q है और 4a,0 पे क्या है बच्चों q है। और स्पीयर जो आपको बनाना है वो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्पीयर जिसका रेडियस क्या है 3a है, यानी यहां से बन जाएगा ये वाला स्पीयर बन जाएगा, है ना। ये देखो ये स्पीयर हो गया। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो q इनक्लोज है, किसकी बात कर रहे हैं कि टोटल चार्ज कितना इनक्लोज है इस स्पीयर के अंदर, तो q इनक्लोज जो है वो इसके अंदर देखो तो 3a वाले स्पीयर में जो चार्ज इनक्लोज है वो तो सिर्फ -2q है, तो -2q आ गया। हमसे पूछा भी क्या गया था, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्पीयर ऑफ रेडियस 3a विद इट सेंटर एट द ओरिजिन, ये जो ओरिजिन है ना। तो सिंपल जो फाइनेट आ जाएगा नेट फ्लक्स दैट इज q इनक्लोज बाई क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम से यही कहता है, तो -2q बाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बता रहा है, मतलब आप चाहो तो प्लस भी लिख सकते हो उसको, नेगेटिव साइन लिख दोगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बस सिर्फ इतना बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो इनवर्ड होगा, है ना, या जो फ्लक्स होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बस इतना इसका मतलब है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन और है फ्लक्स का। फ्लक्स से ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स के अंदर, तो आपको ये बात, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड l, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब, है ना। तो अब चार्ज क्यू को कहां रखा गया है, देखिए सेंटर पे रख दिया गया, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, हमें क्या करना है, एक क्यूब बना लेना है ना। और कभी भी जब भी आप गॉस थ्योरम को अप्लाई करोगे नेट फ्लक्स निकालने के लिए, तो बस इतना ध्यान रखना होता है कि उस सरफेस के अंदर, वो जो भी क्लोज सरफेस हम ले रहे हैं उसके अंदर टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है। तो सेंटर पे ये चार्ज रखा गया है Q, और जाहिर सी बात है ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, देखो इधर से भी निकलेगा इधर से भी निकलेगा, और ये इक्वली चारों डायरेक्शन में निकल रहा है। तो जो नेट फ्लक्स होगा थ्रू ऑल सरफेस ऑल फेसेस, ये कितना हो जाएगा, Q इनक्लोज बाई क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है। अब जो चार्ज इनक्लोज है वो कितना है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी एक फेस से जो आ जाएगा, क्योंकि हर फेस से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, तो थ्रू ऐसे लिखेंगे एनी वन फेस, है ना, जो फाई निकलेगा वो इसका मतलब, मान लीजिए कि इसको मैंने बोला कि ये फाई है मेरे पास, ये जो भी Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो फाई रेस जो हो जाएगा वो 1/6 हो जाएगा किसका, फाई का, यानी कि Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। और देखो 2 बार पूछा गया है, ऑल इंडिया में भी और जो बाहर वाले बच्चों के लिए जो पेपर बनाया जाता है उसके लिए भी पूछा गया है, तो 2 बार पूछा गया, तो सोच लो कि कितनी इंपॉर्टेंस होगी इसकी। सेम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हमसे बोला गया है, देखिए इसमें एक सरफेस इस तरीके का दे रखा है, इसको बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है। फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस प्लस 2q माइनस q एंड प्लस 3q, 2 चार्जेस प्लस 2q एंड माइनस q आर इनक्लोज विद इन अ सरफेस S। तो हमसे बोला गया कि इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सिंपल, फिर से हम क्या करेंगे, फाइनेट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो Q इनक्लोज बाई क्या होता है एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर मैं यहाँ पे Q इनक्लोज की बात करूँ तो देखो 3Q तो बाहर है, जो भी Q इनक्लोज होगा वो कितना हो जाएगा 2Q प्लस माइनस Q हो जाएगा, यानी ये Q आ जाएगा। जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो जो फाइनेट आने वाला है हमारे पास वो क्या आ जाएगा बच्चों, Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया। आप देखो फ्लक्स के ऊपर जो क्वेश्चन है वो 2010 में लगभग जहां भी सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करती है लगभग वहां पे भी पूछा गया, दिल्ली में भी है, ऑल इंडिया में भी पूछा गया, और जो बाहर पेपर कंडक्ट होता है उसमें भी पूछा गया हमसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, इसमें एक बोला गया कि गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 5 × 10⁻³
आई कैप, है ना। सेम जो अभी हमने सॉल्व किया था उसी तरीके का एक क्वेश्चन है। बोला गया कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर और थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। एग्जैक्टली सेम है जो हमने अभी किया था। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से ये एक्स एक्सिस, ये क्या करेंगे वाई एक्सिस, और ये क्या करेंगे जेड एक्सिस बनाएंगे, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, और जो स्क्वायर है वो इस तरीके से प्लेन है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल रखा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में हो जाएगा अभी के लिए फिलहाल। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, और बाद में हमसे बोला गया इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा। फिलहाल तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो इस कंडीशन के लिए जो थीटा है वो क्या है, 0 डिग्री है। तो अगर हम फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो फ्लक्स क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, ई ए कॉस थीटा होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻3। एरिया क्या हो जाएगा, जो साइड दे रखा था 10 सेंटीमीटर, फिर से उसी की तरह है 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस क्या आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, बस 5 × 10⁻3 × 10 का पावर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे -1 है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। ये वैल्यू तो इस तरीके की आ गई। अब आगे जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा तो हमने सॉल्व किया ही था अभी। आगे क्या बोला गया, इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। अब ये प्लेन बना रहा है एंगल, और ध्यान रखिएगा जो भी हम यहाँ पे थीटा लेते हैं इस वाले फॉर्मूले में, थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। तो अगर मैं इसको फिर से दोबारा रीड्रॉ करूं तो देखो ये एक्स एक्सिस है और मैं सिर्फ इतना बना रहा हूं, और ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन बना रहा है इसके साथ 30 डिग्री। मतलब अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, ये प्लेन है, ये प्लेन का डायरेक्शन है, तो ये 30 डिग्री बना रहा है, और एरिया वेक्टर जो होता है इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है इस तरीके से, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। यानी ये वाला जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इस डायरेक्शन में था ही इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एरिया का डायरेक्शन आ गया। तो अब जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो अब देखो कि ई ए कॉस क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा इसका, और कुछ नहीं होने वाला है। पहले क्या था 0 डिग्री था, अब ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगर हम ई 5 × 10⁻3 और एरिया क्या होगा 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, और ये 1/2 हो जाएगा। तो देखो अब ध्यान से, ये तो पूरा सॉल्व कर ही रहे हैं यहाँ पे, और उसको सॉल्व करके कितना आता है 50 आया था। तो सिंपल क्या करना है 50 × 1/2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोगों को सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, और अगर कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम की आईडी अवेलेबल होगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। जितना भी बन पाएगा, मैं जितने भी बच्चों के डाउट ले पाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा। कोशिश पूरी रहेगी कि जो बच्चे मुझसे डाउट पूछेंगे मैं सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ उन बच्चों के, है ना। तो बताइएगा कि किस किस को किस पार्ट में कौन से मतलब डाउट रह गए, वो बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, हमसे बोला गया कि एक स्फीयर दे रखा है फिर से ऑफ रेडियस r1 इंक्लोजेस, और ये भी क्या है उसी तरीके से गॉस थ्योरम के ऊपर का क्वेश्चन है। नेट चार्ज इंक्लोजेस एंड नेट चार्ज q, है ना। तो कौन सा है, देखिए ये S1 है, ये वाला सरफेस जो है इसके अंदर q चार्ज है, और दूसरा क्या है एक S2 है जिसका रेडियस R2 है और वो बड़ा है, और उसके अंदर क्या है 2q चार्ज दिया गया। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। हमसे बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो अगर मैं phi S1 अपॉन में phi S2 कैलकुलेट कर लूं तो देखो क्या हो जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इनक्लोजेस इन S1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, Q इनक्लोज्ड इन S2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट तो कट जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जो S1 में कितना चार्ज इनक्लोज है और S2 में कितना चार्ज इनक्लोज है, हमें उस बात से मतलब है। अब देखो अगर आप देखोगे तो जो ये S1 है ना, तो S1 के अंदर तो Q चार्ज है, ये रहा, और S2 के अंदर ये अगर S2 है तो इसका खुद का चार्ज तो है ही है, लेकिन S1 वाला भी तो उसके अंदर है, यानी ये Q चार्ज भी तो उसके अंदर आ रहा होगा। तो इसमें जो टोटल चार्ज है वो कितना है, इनक्लोज 3Q हो गया, और इसके अंदर कितना आ गया, Q आ गया। तो S1 के अंदर हो जाएगा कितना Q, और S2 के अंदर कितना आ जाएगा 3Q आ जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो जो रेशियो आ जाएगा वो 1/3 आ जाएगा, यानी कि 1:3 इसका क्या है रेशियो आ गया, है ना। अब आगे क्या बोला गया था कि हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंजेस इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S2 इन प्लेस ऑफ एयर। तो हमसे पूछा क्या गया, S1 में कितना फ्लक्स चेंज होगा अगर मैं S2 के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देता हूं। यानी मैं अगर इसको मिटा के दिखाऊं तो देखिए हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहां प्लेस किया है, यहां पे इस वाले मीडियम में,
और फ्लक्स किससे पूछा गया था, S1 से, तो जब उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक गया ही नहीं है तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, यानी कि हम सिंपल लिखेंगे नो चेंज। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन में हमसे बोल दिया जाए, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अगर इस S1 की S2 की जगह पे अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यहां पे प्लेस कर देता तो फिर फ्लक्स में चेंज आने वाला था, क्योंकि S1 से तो फ्लक्स चेंज होगा ही होगा, S2 से भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ पोर्शन में क्या आ गया। तो अगर हमसे तब अगर पूछा जाए कि S1 में हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया और S1 से बताओ कितना फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो वो अब हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली बात यूज करनी पड़ेगी, और वो 1 बाई जो भी फ्लक्स होगा उसमें एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा, और ये होता है एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। तो सिंपली 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर टाइम्स आ जाता है, जो पहले वाला फ्लक्स होता है ना। अभी फिलहाल कोई चेंज आने वाला इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारे टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकूं, क्योंकि ये इस टाइप में क्या होता है कि आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज करी जाएगी और आपसे बार बार एक ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप एक टाइप समझ गए कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आपको सारे ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये तो फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास करेगा किसी भी सरफेस से, वो सारी वैल्यूज हैं। उसका ऐसा यूनिट लिखना है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाता है इसका। अब हमसे क्या बोला गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द रीजन सोन आर ई एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स दे रखा है, यानी कि इस डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो अल्फा एक्स दे रखा है। अल्फा कोई भी कांस्टेंट होगा और उसकी वैल्यू दे रखी है 100/100 दे रखा है, न्यूटन पर मीटर पर कूलम दे रखा है, तो जो भी है उसकी वैल्यूज दे रखी है। ई वाई और ई जेड क्या है, 0 है, यानी कि वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्स डायरेक्शन में दे रखा है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना इस डायरेक्शन से ऐसे पास कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो अगर आप बाकी किसी भी सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। देखो यहां पे एरिया वेक्टर इधर जाएगा, यहां पे एरिया वेक्टर इधर जाएगा, जो फ्रंट वाला फेस है उसके लिए क्या होता है, बाहर होता है। तो बाकी सारे सरफेस से जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और उससे कोई भी फ्लक्स नहीं आने वाला है ना। जो भी फ्लक्स आएगा वो जिस सरफेस से वो एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस वाले सरफेस से जो डॉटेड लाइन के साथ बनाया गया, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में। तो अगर मान लीजिए कि मैं इस वाले फ्लक्स को φ1 बोल दूं और इस वाले सरफेस से जो आने वाला फ्लक्स है उसको हम φ2 बोल देते हैं। बस इन दोनों चीजों को कैलकुलेट करना है और आपको नेट फ्लक्स के लिए क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो हमसे बोला गया कि कैलकुलेट द चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। उसके लिए हम अगर नेट फ्लक्स निकाल लेंगे तो गॉस थ्योरम को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, φ1 कैलकुलेट करेंगे, और φ1 के लिए क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा होता है। सिंपल यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्स का फंक्शन है, और ध्यान से देखिए कि इस सरफेस तक पहुंचने के लिए, कौन से सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, इस सरफेस तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ये ए वाला डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। यानी अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो वैल्यू क्या है, अल्फा और एक्स की जगह पे पहले लिख देते हैं अल्फा एक्स, और एरिया कितना हो जाएगा, साइड भी क्या दे रखा है इसका, ए ही दे रखा है ना, ए का साइड, तो ए स्क्वायर और कॉस क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अभी फिलहाल अल्फा टाइम्स ए हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू -1 होगा, यानी कि माइनस अल्फा ए क्यूब आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है जी। और अगर आप φ2 कैलकुलेट करोगे जो कि सेकंड सरफेस से होगा, तो ये होगा ई ए कॉस थीटा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिर से अल्फा एक्स आ जाएगा, लेकिन इस केस में जो एक्स होगा वो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, क्योंकि देखो इतना तो ट्रैवल करना ही करना है, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस भी ट्रैवल करना है। तो अल्फा अभी यहीं पे पुट ही कर देते हैं हम इसके अंदर, है ना, तो ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। अल्फा 2a और एरिया फिर से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, बट यहां पे जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री आ जाएगा, और इस पूरे को सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2 अल्फा ए क्यूब, और कॉस 0 क्या था, 1 था। अगर आप फाइनेट निकालोगे तो फाइनेट की वैल्यू क्या होगी, φ1 प्लस φ2, तो ये आ जाएगा माइनस का अल्फा ए क्यूब प्लस 2 अल्फा ए स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, अल्फा ए स्क्वायर आ गया। ये नेट फ्लक्स आ गया। अब क्या करना है, इसकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। अब क्योंकि नेट फ्लक्स नहीं पूछा गया, अगर हमसे नेट फ्लक्स पूछता है तो अल्फा की वैल्यू हम क्या करते हैं, 100 पुट कर देते हैं। तो ये 100, और यहाँ पे ए क्या था, 0.1 दे रखा है, तो 0.1 का, अच्छा ये क्यूब है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्यूब है, तो ये 0.1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। लेकिन हमसे क्योंकि चार्ज पूछा गया है, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि जो फाइनेट होगा वो क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये लिख लेना कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना। हमसे ये बोला गया कि नेट फ्लक्स किसी भी सरफेस से जो होता है क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो क्यू इनक्लोज इज फाइनेट मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। फाइ नॉट की वैल्यू क्या है, 100 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा,
10⁻³ क्योंकि 0.1 क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 क्यूब करोगे तो -3 आ जाएगा। और जो एप्सिलॉन नॉट है वो 8.854 टाइम्स 10⁻12 होता है। इसको देखो सॉल्व करोगे -1 आ जाएगा और उसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये 8.854 टाइम्स 10 का पावर क्या हो जाएगा -13 कूलम का चार्ज इनक्लोज हो जाएगा इसके अंदर, है ना। तो ये सारी वैल्यूज रही आपके पास आंसर में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी गॉस थ्योरम के ऊपर है लेकिन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला है कि अ थिन मेटालिक स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस r कैरीज अ चार्ज q ऑन इट सरफेस। तो यहां पे इस सरफेस पे इस वाले पॉइंट पे क्या है चार्ज q दे रखा है एंड अदर चार्ज +2q इज प्लेस्ड आउटसाइड। तो यहां पे +2q चार्ज दे रखा है, ठीक है जी। आउटसाइड द सेल एट अ डिस्टेंस x, तो यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या दे रखा है, ये भी x दे रखा है फ्रॉम द सेंटर एज शोन इन फिगर। अब निकालना क्या है, फाइंड फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड एट अ पॉइंट a। मतलब इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो अब ये बात आपको याद रखना है कि कोई भी अगर एक मेटालिक स्फीयर है और चार्ज हमने क्यू दिया तो वो जाहिर सी बात है कि स्फीयर इस सरफेस पे जाकर के स्टोर हो जाएगा और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो हमें निकालना होगा। तो अगर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं किस पे, सेंटर पे, तो सेंटर पे जो हमारे पास क्योंकि अंदर कोई चार्ज इनक्लोज तो है ही नहीं, मतलब जो भी चार्ज दोगे वो सरफेस पे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो सबसे पहली बात कि एट सी जब हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स, तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, Q टाइम्स E होता है। अब जो भी चार्ज हमने मेटालिक स्पेरिकल सेल को दे रखा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, तो अगर इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो देखो Q/2 तो हो जाएगा और टाइम्स कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब जो दूसरी कहानी हमसे बोली गई है कि अब हमें फोर्स किस पे निकालना था, एट अ पॉइंट ए, इस वाले पॉइंट पे। तो एट पॉइंट ए की बात है, तो ए पे फोर्स कितना हो जाएगा, Q टाइम्स E हो जाएगा। अब अंदर तो 0 होता है लेकिन किसी भी पॉइंट बाहर x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है KQ/x²। और Q कौन सा लेना होता है, जो भी इस पे आएगा, मतलब इस पूरे मेटालिक स्फीयर पे आएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो चार्ज इस सरफेस पे क्या है, Q है, और अंदर भी एक C वाले पॉइंट पे क्या था, Q/2 है ना, Q/2 दे रखा है। तो वो चार्ज भी क्या जाएगा, बाहर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, यानी ये जो यहाँ पे दिया गया था ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पे Q प्लस क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। तो पूरी चार्ज को ऐड कर देंगे तो इस वाले पॉइंट पे जो चार्ज है वो है 2Q, ध्यान रखिएगा। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो 1/4πε0 टाइम्स जो भी चार्ज होगा जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, Q प्लस Q/2, यानी कि क्या हो जाएगा 3Q/2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x² आ जाएगा इसका। हम इन सारी वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे इसके अंदर तो जो फोर्स आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 1/4πε0 क्या आएगा, ये देखो इसको ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 3 ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इसका, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, है ना। और ये आंसर आ जाएगा 3Q² डिवाइडेड बाई x² आ जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, Q इस Q से मल्टीप्लाई हो गया और ये जो 2 था ये वाला 2 ये डिनोमिनेटर में आकर के इस 2 को कैंसिल आउट करेगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 3Q² आ जाएगा। तो ये रही बात फर्स्ट वाले पॉइंट की। अब दूसरी चीज हमसे बोला गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल, इस पूरे सेल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकालने के लिए बोला गया। तो जो फाइनेट आप कैलकुलेट करोगे सेकंड वाले पार्ट में, ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर था, और सेकंड वाले पार्ट का जो हमसे नेट फ्लक्स पूछा गया है, तो देखो इस सेल से बोला गया सेल के अंदर चार्ज कितना है, Q/2 है, मतलब अब ऑब्वियसली बात है कि वो सरफेस पे चला जाएगा लेकिन जो अंदर हमने चार्ज दे रखा है वो कितना है, Q/2। तो जो Q इनक्लोज बाई ε0 लिखोगे तो ये हो जाएगा Q/2 डिवाइडेड बाई ε0, तो ये हो जाएगा Q/2 ε0 हो जाएगा, है ना। तो ये इसका नेट फ्लक्स रहा इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम जैसा मैंने आपको अभी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कराया है, इसी तरीके का क्वेश्चन दे रखा है। तो मैं आप लोगों के लिए ये काम छोड़ के जा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आप आंसर खुद से निकालेंगे और मुझे बताएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किस किस का आंसर आ गया है। मैं आंसर लिख देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके कि आप आंसर को मैच कर सके इसके अंदर। तो जो इसका जो भी हमसे पूछा गया था कि क्वेश्चन क्या है, हॉलो मेटालिक सिलिंड्रिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रस्टेशियन दे रखा है आपको, 3 डायमेंशनल है, सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज 50 x i कैप है, मतलब
इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, देखो एक्स एक्सिस की तरफ है, इस डायरेक्शन में। तो अगर आप इस वाले सरफेस से निकालोगे, इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा, तो इससे फ्लक्स नेगेटिव आ जाएगा, इस वाले से क्या आ जाएगा, एरिया वेक्टर इधर आएगा, फ्लक्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और फाइनेट जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, मैं पहले ही लिख रहा हूं क्योंकि φ1 और प्लस φ2 तो होने वाला है, लेकिन इसका फ्लक्स क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस φ1 प्लस का, सॉरी ये φ1 है, माइनस φ1 प्लस φ2 आ जाएगा। इसका फ्लक्स निकाल करके पुट करना, आंसर आ जाएगा। और निकालने के लिए हमसे जो बोला गया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज दिस मच एक्स, हमसे टोटल फ्लक्स पूछा गया था, होता है इस क्वेश्चन का, है ना। तो हम फ्लक्स निकालेंगे, और अगर हमसे चार्ज भी पूछा जाएगा तो हम चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं इसके अंदर, है ना। तो आंसर जो है नेट फ्लक्स जो हमसे पूछा जाएगा, नेट फ्लक्स का जो आंसर आ जाएगा इसका, ये मैं लिख देता हूं 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, आपके पास क्या आ जाएगा, नेट फ्लक्स का आंसर आ जाएगा। और जो क्यू इनक्लोज होगा, जो टोटल चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, इसको बस सिंपली क्या करना है, 8.854 से मल्टीप्लाई कर देना इंटू 10⁻12 से, तो आंसर जो आ जाएगा क्यू इनक्लोज का 1.1 टाइम्स 10⁻12 कूलम का चार्ज आ जाएगा। ये काम मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, और कमेंट सेक्शन में जब आप सॉल्व करेंगे तो सब लोग बताएंगे कि किस किस का आंसर आ गया और किस किस का आंसर नहीं आया, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पे, ये एक फिर से एक और क्वेश्चन आ गया जो सेम कंसेप्ट पे है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि जो पहला सरफेस है ना, यहां से यहां तक, ये ऑलरेडी 1 मीटर पे है, और दूसरा सरफेस के लिए हम एक्स क्या ले लेंगे, 2 मीटर ले लेंगे। लेकिन अब जब हम यहां पे देखें तो जो पहला सरफेस है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्स डायरेक्शन में ही है, तो इसके लिए तो एक्स की वैल्यू 0 है, यहां पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन इस वाले सरफेस के लिए जब हम एक्स की वैल्यू को लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा इसका, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या है, इसी डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में। तो अगर हम φ1 कैलकुलेट करें तो φ1 क्या आ जाएगा, ई ए कॉस 180 डिग्री में, पहले ही लिख रहा हूं 180 क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी दे रखा है, तो चलिए कोई बात नहीं, a टाइम्स 0 प्लस का क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और टाइम्स का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टाइम्स -1, तो ये आपके पास क्या आ गया, माइनस का बी एल स्क्वायर हो गया। और अगर इसी तरीके से φ2 कैलकुलेट करोगे तो अब क्या आ जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि अब इस वाले सरफेस के लिए हमारे पास एंगल क्या है, 0 डिग्री है। अब इसमें a टाइम्स x की वैल्यू क्या हो जाएगा, l प्लस का b, और ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो आपके पास आंसर आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ये एल स्क्वायर जब यहां से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये आ जाएगा a एल क्यू प्लस का b एल स्क्वायर हो जाएगा। और अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे नेट फ्लक्स के लिए, तो फाइनेट क्या आ जाएगा हमारे पास, φ1 प्लस φ2, यानी कि माइनस का बी एल स्क्वायर प्लस का ए एल क्यू प्लस का बी एल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, और ये जो वैल्यू होगी वो ए एल क्यूब आ जाएगा इसका। तो ये नेट फ्लक्स की वैल्यू रही, है ना। अब पूछा गया था नेट चार्ज, जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, फाई नेट टाइम्स क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फाइनेट जो होगा वो उसकी वैल्यू हम 8.854 पुट कर देंगे इसके अंदर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें वेरिएबल के टर्म्स में दे रखी है, तो इसमें हम इसका भी आंसर इसमें लिख सकते हैं, तो ए एल क्यूब टाइम्स क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर आ जाएगा, है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, फिर सेम क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है कि क्या आएगा आपके पास। मैं बस इसमें बता देता हूँ कि आंसर क्या है आप लोगों को, ताकि आप लोग मैच कर सके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब से जो हमसे पूछा गया है, तो जो फाई नेट होगा पहले वाले का आंसर, दैट इज फर्स्ट पार्ट का, फाई नेट इज आपके पास आ जाएगा कितना, 0.4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा इसका, है ना। और बी वाले पार्ट का जो आंसर है, दैट इज चार्ज विद इन द क्यूब, जो सॉल्व करोगे उसकी वैल्यू के लिए क्या करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, ये जो भी नेट फ्लक्स आएगा इसके साथ, है ना। तो आप ये सारी वैल्यूज मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, इसको मतलब 0.4 टाइम्स 8.854 टाइम्स 10 का पावर -12 करोगे तो जो भी आंसर होगा आपके पास आ जाएगा इसका, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 2019, 2020 और भी इससे पहले वाले जो पेपर्स हुए थे उन सब में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा। और देखो इस टॉपिक पे कितने सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड ने अलग अलग सालों में पूछा हुआ है, तो ये बहुत जरूरी है कि इसको आप सॉल्व करके जाएं, है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही छोटा सा, हमसे बोला गया कि एक चार्ज है Q इज एट अ डिस्टेंस d/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड D एज शोन इन फिगर। अब गॉस लॉ को यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से बोला गया हमसे निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसके लिए हम एक ऐसा सरफेस बनाएंगे जिसमें हम ये पूरा चार्ज को इनक्लोज कर सके। और वैसा सरफेस क्या हो सकता है कि अगर हम एक क्यूब बना दें सेम लेंथ का, अगर मान लो ये D है, D लेंथ का,
तो d लेंथ का ही मैंने क्या किया, एक q बना दिया, और यहां से क्या था, d/2 डिस्टेंस पे ये चार्ज q लाई कर रहा है। अब देखो इस पूरे जो क्यूब है थ्रू होल क्यूब जो फ्लक्स होगा वो क्या आ जाएगा, q/ε0 होगा। तो इस वाले सरफेस से अगर मैं सिर्फ इस वाले सरफेस से निकालूं तो इससे जो फ्लक्स आएगा वो 1/6 हो जाएगा, यानी 1/6 ऑफ q/ε0 हो जाएगा। तो ये सिंपल इतना ही आंसर है। एक और क्वेश्चन हमने किया था, उसमें ऑलरेडी पहले गिवन था कि चार्ज सेंटर पे है, इसमें हमें क्या करना है, इनक्लोज करना था। तो जब भी फ्लक्स पूछा जाए और अगर चार्ज इनक्लोज नहीं होता है तो हमें ये देखना होता है कि हम किस तरीके का सरफेस बनाए ताकि जो चार्ज गिवन है वो सिमेट्रिकली उसके अंदर इनक्लोज हो जाए, और उसके बाद पूरे क्लोज सरफेस से q/ε0 होगा, और जिस सरफेस से हमें निकालने के लिए बोला गया है वो सरफेस उस पूरे इनक्लोज सरफेस का कितना पोर्शन है, बस इतना सा करना है आपको, ये आंसर आ जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे इसका, जो हमसे क्या बोल रहा है कि अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट सेंटर O, है ना, पॉइंट चार्ज प्लस q है जो कि सेंटर पे रखा गया है O ऑफ एन अनचार्ज हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, अनचार्ज हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ इनर रेडियस a एंड आउटर रेडियस b है। यानी ध्यान से देखिएगा कि ये एक हमारे पास क्या है, एक मेटालिक या जो भी स्फेरिकल कंडक्टर है, अनचार्ज है, सेंटर पे क्या किया गया है, एक चार्ज q रख दिया गया, इसका ये वाला रेडियस क्या है, a है, और ये वाला रेडियस क्या है, b है। अब जो भी चार्ज आप दोगे वो यहां तो नहीं जाएगा, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसके अंदर तो नहीं जाएगा, यहां पे तो चार्ज लाई नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। तो जो भी चार्ज लाई करेगा वो सरफेस पे, तो एक तो इनर सरफेस है, तो इनर सरफेस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो भी चार्ज है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी चार्ज आप अंदर में रखोगे वो पूरा सरफेस पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्योंकि उसका एक और सरफेस अंदर बन गया तो वहां पे एक नेगेटिव चार्ज भी इंड्यूस हो जाएगा। तो इस वाले पे मतलब इनर वाले सरफेस पे जो क्यू आई लिख दूं मैं, वो हो जाएगा -q, और जो Q आउटर वाला होगा वो प्लस का Q आ जाएगा। निकालना क्या था, मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग सेल। तो देखो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारे पास, -q और +q आ जाएगा इसके, तो इनर वाले में नेगेटिव आ गया और आउटर वाले में +q आ जाएगा इसका। अब दूसरी चीज जो हमसे पूछी गई है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट अ डिस्टेंस r/2 एंड r इक्वल्स टू 2b फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, कहां से, कितने डिस्टेंस से, देखिएगा। अब ये चार्ज क्यू है, इससे किसी भी r/2 डिस्टेंस पे पूछा गया। मान लीजिए ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है जो r/2 डिस्टेंस पे है ना, r/2 डिस्टेंस पे, तो सेकेंड वाले पार्ट का जो आंसर होगा ई जो हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r², और r क्या है यहाँ पे, r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो KQ कितना है, ये जो चार्ज हमने दिया था वो क्या था, Q था, तो ये KQ/r/2 हो जाएगा, तो r², और ये 4 क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा इसका आंसर, है ना। तो जो आंसर होगा दैट इज इस वाले का ये 4KQ/r² आ जाएगा इसका, ठीक है जी। और अगला क्या बोला गया, r इक्वल्स टू 2b पे, तो बस r की वैल्यू को हम 2b पुट कर देंगे, मतलब जो भी ये वाला डिस्टेंस होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपके पास वो KQ, और Q कितना है हमारे पास, इसका Q ये वाला आ गया, और जो डिस्टेंस है वो 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4KQ कितना हो जाएगा, सॉरी ये 4 नहीं आएगा यहाँ पे, KQ/4b² हो जाएगा। तो इसमें क्या था, 4KQ/r² आ गया था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा r की वैल्यू क्या था, a/2 था, सॉरी ये ध्यान रखिएगा, ये a/2 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे b² आ गया इसका, क्योंकि r की वैल्यू क्या है, 2b है, तो r/2 डिस्टेंस पे, सॉरी r इक्वल्स टू a/2 डिस्टेंस पे 4KQ/a² आ जाएगा, और r इक्वल्स टू 2b डिस्टेंस पे क्या आ जाएगा, KQ/4b² आ जाएगा इसका। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई है। आई होप आप सब लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छे से, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के को पूरा वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते जब आप सॉल्व कर रहे होगे वीडियो को देखते दौरान या बाद में, अगर कोई भी डाउट आता है तो एक तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि कहीं पे भी कोई डाउट है तो कैसे मैंने सॉल्व किया उसको देख करके सॉल्व कर सकते हैं, और अगर उसके बाद भी फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन या जो भी जिस भी तरीके से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, सारे मतलब जो मीडियम्स हो सकते हैं जिससे आप मुझसे बात कर सकते हो, वो सारा लिंक विंक सब गिवन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ पर हम अपना जो सेकेंड चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे।